नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जल संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों को सराहा। कहा, इस दिशा में उठाए जा रहे कदम लगातार जारी रहने जरूरी। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में चल रहे भारत जल सप्ताह 2022 का समापन। जल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर हुआ व्यापक विचार विमर्श। भारत जल सप्ताह 2022 के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन। कृषि के क्षेत्र में जल के महत्व को किया रेखांकित। जल बचाओ जीवन बचाओ अभियान के नारे के साथ जल संरक्षण की दिशा में प्रयास करने पर दिया जोर। पर्यावरण को लेकर विश्व के प्रमुख मंच COP27 में हिस्सा लेने मिस्र पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के स्थायी तरीकों पर विचार विमर्श को बताया जरूरी। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए जीवन शैली के मंत्र लाइफ पर भी चर्चा। पंजाब में लगातार पराली जलाने की वजह से दिल्ली NCR में सांस लेना हुआ दूभर। पराली जलाए जाने पर नियंत्रण में नाकाम रहने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा। दिल्ली NCR में रहने वाले श्वास रोगियों को डॉक्टरों की सलाह, वायु प्रदूषण को देखते हुए करें एहतियात। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में चल रहे भारत जल सप्ताह 2022 के समापन समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों की सराहना की और इसे सतत जारी रखने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण के प्रयासों समेत गैस कनेक्शन, बिजली और केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया, जिससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई है। I would therefore appeal to one and all, and particularly media, to propagate a thought process that we all must work towards optimum and efficient utilization of natural and energy resources in any form: electricity, water, petrol, gas. सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा की थीम पर आधारित इस 5 दिवसीय भारत जल सप्ताह के इस कुंभ में 28 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सतत विकास के लिए जल प्रबंधन, नवीनतम विकास और समाधानों पर भी मंथन हुआ। कृषि के क्षेत्र में जल को प्रबंधित करना, जल का समुचित उपयोग हो, इसके लिए लोगों की आदत में परिवर्तन करना, यह एक कठिन कार्य है। और इसके लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता के लिए अभियान चला, उसी दिशा में हमको एक कैंपेन की ओर जाना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं। उन परियोजनाओं से भी अगर कृषि क्षेत्र को अब आगे पानी जाने वाला है तो वो सिंचाई में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, उपकरण का उपयोग करें, जिससे पानी भी बचे और फसल भी अच्छी हो। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बहुत तेजी के साथ देश में काम कर रही हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लाने का प्रयत्न किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में जल संरक्षण और जल आपूर्ति को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। हम सब यह भी जानते हैं कि देश में एक क्षेत्र ऐसा है जहां खेती में सिंचाई की उपलब्धता है और बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है जहां वर्षा आधारित ही खेती होती है। वर्षा आधारित क्षेत्र में हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनेक ऐसे बीजों को ईजाद किया जा रहा है जो वर्षा आधारित क्षेत्र में
ठीक प्रकार की उपज दे सकें। वर्षा आधारित क्षेत्र में वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत, अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत भी खेती बढ़े, इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है। वर्षा आधारित क्षेत्र में जितना जल संचय होगा, जितना जल सिंचन के कार्यक्रम को हम सूक्ष्मता से आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे क्षेत्र में रकबा बढ़ेगा जहां हम वर्षा पर ही अवलंबित करते हैं, तो निश्चित रूप से खेती का रकबा भी बढ़ेगा और जल की बचत भी करने में हम लोग कामयाबी हासिल कर पाएंगे। खेती में जल की सबसे अधिक खपत पर मंथन का दौर चला। केंद्रीय मंत्री ने आंकड़ों के जरिए समझाया कि सरकार ने 70 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई में लिया है। क्योंकि भारत का सांस्कृतिक वांग्मय हमें इस बात की प्रेरणा निरंतर देता है कि जो कुछ हमने हासिल किया है वो केवल हमारे लिए नहीं, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। और पानी जैसा विषय, जिस विषय में हमें अनेक नवाचारों के साथ में इस चुनौती को, जो चुनौती आज विश्व के सामने, मनुष्य मात्र के सामने और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, उस विषय पर हम सबको साथ आने, साथ बैठने, साथ काम करने, एक लय में सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव UNFCCC COP 27 दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में शामिल होने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख पहुंचे। भूपेंद्र यादव इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ने के स्थायी तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुई है। COP 27 को COP ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसमें जलवायु वित्त को परिभाषित करने, अनुकूलन और हानि एवं क्षति परिणामों जैसे प्रमुख मामलों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बैठक में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण के लिए दिए गए जीवन शैली के मंत्र लाइफ पर चर्चा करेगा। मिशन लाइफ वैश्विक समुदाय को स्मरण कराएगा कि COP 27 को भूले हुए SDG 12 पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो स्थायी खपत और उत्पादन व्यवस्था को सुनिश्चित करने का समर्थन करता है। लाइफ की अवधारणा को प्रधानमंत्री द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP 26 में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को आमंत्रित करते हुए लाइफ ग्लोबल मूवमेंट का शुभारंभ करते हुए लाइफ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया, ताकि पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए दुनिया भर में विशिष्ट और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में विचार विमर्श किया जा सके। इस आंदोलन को वैश्विक नेताओं का रिकॉर्ड समर्थन मिला है। मिशन लाइफ मिशन मोड वैज्ञानिक और ध्यान देने योग्य कार्यक्रम के माध्यम से लाइफ के विचारों और आदर्शों को कार्यान्वित करेगा और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के संदर्भ में भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगा। मिशन लाइफ को 2022 से 2027 की समय अवधि में कम से कम 1 अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भारत के भीतर कम से कम 80% तक सभी गांवों और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य भी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोनो राष्ट्रीय उद्यान में बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से 8 चीतों को लाकर छोड़ा गया था। अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद अब इन 8 चीतों में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दूसरी चीतों को भी बड़े बाड़ों में जल्द ही पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सभी चीते स्वस्थ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वर्ष में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत 8 चीता नामीबिया से लाए गए थे, जिनको क्वारंटाइन एनक्लोजर में रखा गया था। कल उनमें से 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से शिफ्ट कर बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया गया है, जहां उनको लाइव फीड दी जाएगी। अगर इस लाइव फीड का वो शिकार कर पाते हैं और उस क्षेत्र में अडेप्ट हो जाते हैं, तो उनको आने वाले समय में खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जहां तक 6 अन्य चीतों का प्रश्न है, जो अभी तक क्वारंटाइन एनक्लोजर्स में हैं, उनके परीक्षण के लिए आज भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की टीमें कुनो गई हुई हैं। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण, उनके एडेप्टेबिलिटी किस प्रकार से है, इस समय वो लोग अपना उस क्षेत्र में अडेप्ट कर गए हैं, नहीं कर गए हैं, इन सब मानकों को देखने के पश्चात यह निर्णय लिया जाएगा कि उनको अगले 6 से 10 दिन के अंतर्गत बड़े एनक्लोजर्स में किस प्रकार से शिफ्ट किया जाना है। अगर सभी
वो चीते मानक के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं तो उनको शीघ्र ही क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जहां तक चीतों के स्वास्थ्य का प्रश्न, सभी 8 चीते स्वस्थ हैं। अभी तक जो उनको फीड दी जा रही थी उस फीड को भी ले रहे थे और कहा जा सकता है कि कूनों के जंगलों में वो अडेप्ट कर गए। जम्मू कश्मीर सरकार अपने प्रतिष्ठित कार्यक्रम बैक टू विलेज 4 के माध्यम से आदिवासियों तक पहुंच रही है। इस संबंध में सरकारी अधिकारियों की एक टीम ने दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग की शांगास तहसील के सुदूर इलाके में स्थित चक्किलपोरा गांव का दौरा किया। यहां अधिकांश आबादी आदिवासियों की है। बैक टू विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुनना है, जिनका वे दिन प्रतिदिन के जीवन में सामना कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इस बैक टू विलेज के लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। हमें बहुत दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे सर। आज हर पंचायत हलके में जो 36 हमारी मतलब ये है सर, हर डिपार्टमेंट वो आते हैं सर। हर डिपार्टमेंट से हम काम लेते हैं, वो भी हमारी बात वो भी कहते हैं, हम भी उनका सुनते हैं सर। सबसे पहले मैं इस बैक टू विलेज का शुक्रिया अदा करना हूँ गवर्नमेंट इंडिया का सर। जो हमारे एसटी के लोग थे, पसमानदा लोग थे सर, पहाड़ी इलाकों में हमारी बात आज तक आगे किसी ने नहीं पहुँचाई सर। इस बात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का। लोगों में अच्छा मैसेज आता है कि क्योंकि अभी पहले इनको जाना पड़ता था, लोगों को ऑफिस टू ऑफिस, डोर टू डोर जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था कहाँ पे। अब जब गवर्नेंस के डोर स्टेप पे आ गई तो नेचुरली लोगों के लिए एक राहत का एक जरिया ये बनता है। और यूपी के मथुरा में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर फिर कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत कोसी कला क्षेत्र स्थित 3 पनीर प्लांटों पर छापामारी करते हुए 5000 लीटर खराब दूध और 200 किलो खराब पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया। वहीं मौके से खाद्य विभाग की टीम ने कई सैंपल भी लिए हैं, जिनको जांच हेतु प्रयोगशाला भेज दिया गया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को कोसीकला इलाके में मिलावटी पनीर बनाए जाने की सूचना मिल रही थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए कोसीकला इलाके के किला गांव नगला टावर में अवैध रूप से संचालित मानकों के विपरीत चल रहे पनीर प्लांट पर छापा मारा गया। निरीक्षण के दौरान भारी गंदगी के बीच दूषित दूध से पनीर का निर्माण किया जा रहा था। मिलावट का संदेह होने पर तैयार पनीर, दूध, रिफाइंड ऑयल तथा अपमिश्रित सफेद घोल के 4 नमूना जांच हेतु संग्रहित किए गए। साथ ही लगभग 5000 लीटर दूध जो दूषित हो चुका था मौके पर ही नष्ट करा दिया गया और लगभग 200 किलोग्राम पनीर को भी नष्ट कराया गया। खाद्य विभाग ने पनीर प्लांट के बॉयलर एवं मशीनों को सील करके प्लांट को बंद करा दिया है। वहाँ किला गांव में एक पनीर का प्लांट संचालित था जो बिना लाइसेंस के चल रहा था और वहाँ जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी वो बहुत घटिया किस्म के दूध से की जा रही थी। तो प्लांट को सील कर दिया गया। साथ ही 5 नमूने जांच के लिए वहाँ से संग्रहित किए गए। साथ ही अन्य कई प्लांट थे उन पर भी कार्रवाई की। तो एक प्लांट के संचालक थे वो वहाँ से फरार हो गए, उस प्लांट को भी सील कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार गैस चैम्बर बनती जा रही है। दिल्ली एनसीआर इलाकों में प्रदूषण की खतरनाक धुंध छाई हुई है। दिल्ली और आसपास एनसीआर के इलाके प्रदूषण की चादर में लिपटे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार दिल्ली में रविवार सुबह AQI 339 दर्ज किया गया, तो वहीं गुरुग्राम में AQI 304 और नोएडा में AQI 349 दर्ज किया गया है। दमघोटू हवा दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। हर सांस दिल्ली वालों पर भारी है। लगातार जहरीली होती आबोहवा लोगों को बीमार बना रही है, जिसकी वजह से अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदूषित हवा का खासकर बच्चों, बुजुर्गों के सांस लेने की क्षमता पर सबसे ज्यादा असर कर रहा है। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में लगातार पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दूभर हो रहा है। लोग जहरीली हवा से बुरी तरह से परेशान हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहरीली धुंध का छाए रहना लगातार जारी है। शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 431 दर्ज किया गया। हवा की ये गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी है। नोएडा का AQI गंभीर श्रेणी में 529, गुरुग्राम में गंभीर श्रेणी में 478 और दिल्ली के धीरपुर के पास गंभीर श्रेणी में 534 दर्ज किया गया है। शनिवार सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके प्रदूषण की चादर में लिपटे दिखाई दिए। दूर दूर तक फैले धुएं और धुंध की गुबार की वजह से बाहर निकलने के बाद लोगों ने सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत की। खांसी
खांसी हो जाती है और ऐसी फीवर चलता है। तो हाँ, आंखों में जलन वगैरह सेहत पे क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चलता है, जैसे सुबह सुबह हो गया या रात के टाइम, तो ये सब होता है। पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली का असर उत्तर और पूर्व भारत के प्रमुख शहरों में भी दिखने लगा है। यहाँ की हवा भी बहुत खराब श्रेणी में पहुँच रही है। उल्लेखनीय है कि वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुँचने और ग्रेप का चौथा चरण लागू होने के साथ ही राजधानी दिल्ली में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत 5 से 8 नवंबर तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। 5वीं से ऊपर की कक्षाओं की आउटडोर एक्टिविटी बंद रहेगी। इस बीच दिल्ली के गैस चैम्बर में बदल जाने के बाद भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुकी है। आज अगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल को जाता है, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 20 दिन से देखोगे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नजर नहीं आ रहे। वो गुजरात में घूम रहे हैं, वो हिमाचल में घूम रहे हैं। दिल्ली की जनता ये पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण मर रही है, लेकिन वो पॉलिटिकल टूरिज्म के ऊपर है। इसलिए मैंने उनकी तुलना जो की है हिटलर के साथ किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसके कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे सांस लेने में और जी मचला रहा है और चक्कर आते हैं। मैं बराबर इधर घूमने आता हूँ, लेकिन पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है आंखों में। तो जब हमें इतना जलन हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो बच्चों और बूढ़ों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। बुरा हाल है जी प्रदूषण से। अभी सांसों में तकलीफ हो रही है, चलने में आंखों में जलन हो रही है। हमारा ये हाल है तो बड़े बुजुर्ग का क्या हाल हो रहा होगा। बड़ी तकलीफ हो रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की खराब आबोहवा के लिए पराली को जलाया जाना प्रमुख कारण है। इसके बेहतर प्रबंधन की नजीर हरियाणा के रोहतक के किसानों ने पेश की है, जो पराली को जलाने के बजाय इकट्ठा कर चारा बना रहे हैं। इससे पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। भाई पराली इसलिए नहीं जला रहे, पहले एक तो फसल जैसे हो जाती है, ज्यादा पराली होती थी, उगे से बच जाते थे, उसको जलाते थे तो उससे पोल्यूशन हुआ है। और जैसे अगर खेत में आग लगाओ तो उसमें नुकसान बना है। और ये इसलिए फिर अब की बार जैसे सरकार अपने यह जो पराली बच रही है ना, उसको ले रही है, 5,000 रुपये किलो रेट दे रही है। तो उसमें हमारा ये प्रॉफिट है। उसमें हम आगे जैसे अगले फसल के लिए गेहूँ ले आते हैं, उसके लिए खाद बीज ले आते हैं। हमारी व्यक्ति है 5-6 हज़ार रुपये किला, और खाद बीज का खर्चा निकल जाए हमारा, इसलिए हम फूकते नहीं। पहले क्यों फूकते थे? पहले कोई बूझ नहीं थी। अब बिकने लगी है तो फायदा है आपको? हाँ, मैंने फायदा है। क्या फायदा? जब खाद बीज आ जाए है, लेबर कटाई करा तो वह भी लकड़ जाए है। दिल्ली में दम घोंटू हवा से बचने के लिए चिकित्सक सुबह टहलने वाले लोगों को पूरी एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस दम घोंटू हवा से बचने के लिए बाहर निकलने से पहले फेस मास्क जरूर पहनें और बड़े बुजुर्ग और बच्चों का खासा ख्याल रखें। ब्यूरो इनपुट के साथ चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा हर दिन खतरनाक होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है। पार्क में मजबूरी में घूमने आते हैं और जो है मन भी नहीं करता घूमने के लिए। सुबह शाम देखो, दोपहर तक, शाम तक शायद वही धुआं सा रहता है पार्क में। सांस लेते हैं, सांस के द्वारा भी अंदर जाता है, फेफड़े वगैरह सारे खराब हो जाते हैं, असर पड़ता है, दिक्कत पड़ती है, आंखों में जलन होती है, आंखों को भी नुकसान पड़ता है। जहरीली हवा जो है वो हेल्थ को नुकसान तो पहुंचाती है। तो इसमें क्या है कि आंखों में जलन होती है, पोल्यूशन से आपके लंग्स में जाते हैं, नोज के अंदर इरिटेशन होते हैं, और उसका तो दुष्प्रभाव तो आपको पता ही है कि हेल्थ में पड़ता ही पड़ता है। सेहत पर ये प्रदूषण तो इफेक्ट करता है कि आंखों में करता है, गलों में करता है, गले में खराश होती है, आंखों में जलन होती है, और बॉडी में जो मेडिकल प्रॉब्लम जिसके गुर्दों में, फेफड़े में, इनमें भी फर्क पड़ता है, बहुत असर होता है।
दिल्ली एनसीआर में दूषित हवा की वजह से हॉस्पिटल के आईसीयू में सांस की समस्याओं से संबंधित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इससे बचाव के लिए श्वसन चिकित्सक डॉक्टर जी.सी. कलनानी ने आम लोगों को घर से कम निकलने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। हर साल की तरह इस बार भी वायु प्रदूषण अपना भीषण रूप दिखा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI वेरी पुअर और हैजार्डस लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन इसके अलावा अस्पताल में, आईसीयू में और हॉस्पिटल में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस समय इससे बचाव के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब भी वायु प्रदूषण ज़्यादा हो हमें घर से कम निकलना चाहिए। जो क्राउडेड जगह हैं जैसे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि विकास को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कंपनियों को विश्व बैंक द्वारा वित्तीय मदद दी जा रही है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल में क्रोटल क्रॉप को विश्व बैंक के सहयोग से 300 करोड़ की वित्तीय राशि दी गई। कृषि क्षेत्र के अग्रणी स्टार्टअप उद्यमी अंकुर अग्रवाल ने कहा है कि IFC व इमर्जिंग फंड के जरिए विश्व बैंक से मिले इस 300 करोड़ के फंड से कृषि क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। क्रिस्टल के अंदर अभी IFC और इमर्जिंग एशिया फंड जो वर्ल्ड बैंक से बैक फंड्स हैं उनका 300 करोड़ का निवेश हुआ है और ये एक बहुत ही प्राउड हमारे लिए निवेश है। और इस निवेश से हम लोग अपने जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम बढ़ाएंगे और जो हमारा मेक इन इंडिया का जो भारतीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है उसको भी आगे लेकर के जाएंगे, ना केवल अपने देश के लिए बट एक्सपोर्ट के लिए भी ये बड़ा स्ट्रेंथन करेगा। और आइए बात करेंगे मंडी खबर की। कैसा रहा मंडी में अनाज का भाव, आइए जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 4 नवंबर को अरहर का भाव था 6,400 रुपए। 5 नवंबर को उसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,300 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। 4 नवंबर को यहां अरहर का भाव रहा 6,700 रुपए। 5 नवंबर को उसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,800 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 4 नवंबर को अरहर का भाव था 6,660 रुपए। 5 नवंबर को उसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 6,650 रुपए पर हुए। कानपुर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 4 नवंबर को अरहर का भाव रहा 6,490 रुपए। 5 नवंबर को उसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,450 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात की जाए तो शनिवार को महोबा मंडी में अरहर का भाव रहा 6,050 रुपए। रूरा मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए। सिरसा मंडी में अरहर 6,610 रुपए पर बिकी, जबकि एटा मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,672 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अब एक नजर कुछ अहम खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, भाजपा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा, भाजपा ने बुलंद इरादों के साथ हिमाचल की जनता की सेवा की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता राज्य में जनसभाएं कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों
को 10% आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण पर सवाल उठाने वाले याचिकाओं पर 7 दिन की लंबी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तराखंड के टेहरी में रविवार सुबह तकरीबन 8:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। वहीं भूकंप के झटके देहरादून, मसूरी से लेकर उत्तरकाशी तक महसूस किए गए। हालांकि कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर दूर था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। एनआईए ने डी कंपनी, सरगना, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और डी कंपनी के 3 गिरफ्तार किए गए सदस्यों के खिलाफ अब तक का पहला आरोप पत्र दायर किया है। आरिफ, भाईजान, शब्बीर और सलीम फ्रूट इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्त चार्जशीट के मुताबिक ये सभी आतंकी गतिविधियों के लिए धन की व्यवस्था करने के आरोपी हैं। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।